नमस्कार। रात के 8 बज गए और आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज सुबह से ही हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर योग दिवस को लेकर विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं और मुख्य कार्यक्रम आज कश्मीर में डल लेक पर हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। डल झील से प्रधानमंत्री ने योग दिवस के मौके पर क्या दिया संदेश, इसके अलावा देश भर के साथ साथ अभी भी दुनिया भर के तमाम मुल्कों में योग दिवस के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो कैसा रहा आज का 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। इसके अलावा बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी कल जमानत मिली थी राउज एवेन्यू कोर्ट से, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट से एक तरीके से उस पर फिलहाल रोक लग गई है। साथ ही बात करेंगे दिल्ली में लगातार गहराते जल संकट की भी, कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और राजनीति से इतर जमीनी काम किस तरीके से किया जाए ताकि दिल्ली की प्यास बुझाई जा सके। इसके साथ ही होगी मौसम की खबर भी, साथ ही साथ दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। योग साधना में लीन हुआ समूचा विश्व। पीएम मोदी ने धरती के स्वर्ग कश्मीर में किया योगासन। कहा पूरी दुनिया में बढ़ा योग के प्रति आकर्षण। योग सिर्फ विधा नहीं, विज्ञान भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग को बताया मानवता को भारत का अनूठा उपहार। कहा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है योग। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों समेत तमाम नेताओं ने भी किए योगाभ्यास। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी दुनिया में दिखाई योग का दम। अमेरिका, चीन, जापान, लंदन, यूएई समेत दुनिया के अलग अलग देशों में पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है योग दिवस। प्रोटेम स्पीकर पर कांग्रेस की आपत्ति पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार। कहा चुनाव में झूठ बोलने वाली कांग्रेस इस मामले में भी जनता को कर रही है गुमराह। लगातार 7 बार के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब होंगे प्रोटेम स्पीकर। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं, अभी रहना पड़ेगा जेल में। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित। ईडी ने दी थी निचली अदालत के फैसले को चुनौती। प्यासी दिल्ली में सियासत जारी। दिल्ली को पानी दिलाने की मांग के साथ अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी। भाजपा का पलटवार, अनशन को बताया ढोंग। कहा पानी की कालाबाजारी करने वाले विधायकों के खिलाफ करे कार्रवाई। 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शेख हसीना से की मुलाकात। कहा दोनों देशों की विशेष साझेदारी में पीएम हसीना का मार्गदर्शन सराहनीय। भारत में और आगे बढ़ा मॉनसून। अगले कुछ दिनों में देश के मध्य हिस्सों में होगी बारिश। मैदानी इलाकों में लू से मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में बारिश से आज मिली राहत। तो आप देख रहे हैं तभी इस वक्त की सुर्खियां, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है। अरविंद केजरीवाल को तब तक तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। इससे पहले गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इस पर ईडी ने शुक्रवार यानी आज हाई कोर्ट का रुख किया। ईडी ने हाई कोर्ट से इस मामले को तत्काल सुनवाई की मांग की थी और हाई कोर्ट ने इसके लिए राजी भी हो गया और उसके बाद आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और अगली खबर भी दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में पानी की समस्या लगातार गहराती जा रही है। दिल्ली सरकार टैंकर से पानी के संकट को कम करना चाहती है, लेकिन उसके ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। आज से दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी अनशन पर बैठ गई। उनका आरोप है कि हरियाणा राज्य उनके दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी नहीं दे रहा है, जबकि हरियाणा का दावा है कि वो तयशुदा पानी से ज्यादा पानी दिल्ली को दे रहा है। इस बीच जल संकट पर दिल्ली की सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। दिल्ली प्यासी है।
फिर भी सियासत जारी है। दिल्ली में जल संकट से जनता त्राहिमाम है। कई इलाकों के नल पिछले कई दिनों से सूखे पड़े हैं। अब पानी के टैंकरों के सहारे प्यास बुझाने की उम्मीद बाकी रह गई है, लेकिन टैंकर हैं कि पहुंचते ही नहीं, और अगर पहुंचते हैं तो प्यासे लोगों की भीड़ के आगे ये सुविधा मुंह चिढ़ाती नजर आती है। दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों से पानी का अपना पूरा हक नहीं मिलने का आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्षी दल भाजपा इसे सरकार की कोताहियों और कुशासन पर पर्दा डालने की कोशिश बता रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली की जल मंत्री अब अनशन पर बैठ गई हैं। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया है, जब तक दिल्ली वालों को हरियाणा से उनके हक का पानी नहीं मिल जाता है तब तक अनशन जारी रहेगा। हरियाणा ने पिछले 2 दिन में और भी पानी रोक लिया। जहां 100 MGD पानी रोका हुआ था, कल के आंकड़े देखे तो 120 MGD पानी रोक लिया। आतिशी के अनशन पर भाजपा ने जोरदार हमला बोला। भाजपा का कहना है कि यह धरना पानी के लिए नहीं, सेकेंड लाइन द्वारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने की लड़ाई है। भाजपा का कहना है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद टैंकर माफिया पर लगाम लगाने, लीकेज रोकने, बारिश के पानी का संचय कर पीने योग्य बनाने के बजाय सिर्फ दूसरों पर आरोप मढ़कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के द्वारा फिर से एक नया ड्रामा और बहाना कि हम दिल्ली की पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए वो फेल हो चुके हैं, विजिलेंस साबित हो चुके हैं, दिल्ली जल बोर्ड को बर्बाद करके रख दिया। उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है, और ये धरना दिल्ली की पानी की चिंता नहीं है, तो यह लड़ाई सत्ता की, मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई है, बहाना पानी का है। दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है। पानी के लिए यह पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस साल 32.1 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की कमी से जूझ रही है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक राज्य को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है। हालांकि गर्मियों में केवल 96.9 करोड़ गैलन पानी की प्रतिदिन मांग ही पूरी हो पा रही है। लेकिन भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा का आरोप है कि दिल्ली में जल संकट आम आदमी पार्टी के विधायकों की पानी टैंकर माफिया के साथ मिलीभगत के कारण है। पानी की कालाबाजारी, पानी की चोरी आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्री करते हैं। ये उसको रोकने की बजाय सिर्फ सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। कल हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, उनके जल मंत्री ने आज सुबह भी पूरा स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली को हरियाणा जितना पानी देना चाहिए उससे अधिक दे रहा है। दिल्ली में पानी हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से आता है। हरियाणा कई बार कह चुका है कि दिल्ली को तय मात्रा में पानी ही दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा से उसे पूरा पानी नहीं मिल रहा है। बहरहाल पानी को लेकर दिल्ली सियासत तेज हो रही है, लेकिन दिल्ली के लोगों के हलक खुश्क हैं। उसे इंतजार प्यास बुझाने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली से जुड़ी इस बड़ी खबर पे ही हम चर्चा भी करेंगे, और हमारे साथ में तमाम मेहमान भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हम एक खबर भी देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई। हरियाणा के सिंचाई और जल संसाधन राज्य मंत्री अभय सिंह यादव ने पानी को लेकर दिल्ली सरकार के आरोपों पर कहा है कि दिल्ली सरकार के लिए पानी से जुड़े मुद्दों को नाटकीय बताना आम बात हो गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वर्तमान में दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी की आपूर्ति कर रहा है, जो 719 क्यूसेक के अनिवार्य आवंटन से कहीं अधिक ज्यादा है। दिल्ली गवर्नमेंट की ये मांग है कि भाई 1011 क्यूसेक बवाना पे छोड़ा जाए 924 की जगह, वो संभव नहीं है। और देखिए, मैं इसके साथ दूसरी बात ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पानी का ये नहीं है कि हमारे यहाँ पानी जनरेट होता है और हम उसमें से ज़्यादा पानी करके दे दें, हमें भी पानी मिलता है। अब मैं आपकी सूचना के लिए बताऊं कि 7 जून से 19 जून तक का डाटा हमारे पास है। हमारे पास भी जो ऑथराइजेशन है मूनक हेड पे, फॉर एग्जांपल 7/6/2024 को 5571 क्यूसेक की हमारी ऑथराइजेशन थी। उसके अगेंस्ट हमें वहाँ 3917 क्यूसेक पानी मिला है। और इस खबर पे हम आगे चर्चा भी करेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग,
शुद्धता का असली तड़का। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Welcome to the moon, Captain Curious. The moon, unearthed. Lama Yuru, a breathtaking part of the Ladakh region, majorly unexplored. And the best part? You don't need a space shuttle or a rover for this mission. Your SUV on the Seat Cross-Drive tires will do the job just fine. Seat, crafted for the curious. जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप। MDH का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे दिल्ली से जुड़ी उस खबर का जिसमें दिल्ली में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी, दिल्ली में गहराता जल संकट, लगातार स्थिति दिन पर दिन मुश्किल भरी होती जा रही है। इस विषय पे बात करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा परविंदर सिंह सेठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी समर्थक, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ मदन मोहन जैना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। सेठी जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि दिल्ली में त्राहिमाम की स्थिति है और बहुत बुरी स्थिति है पानी को लेकर। हरियाणा लगातार कह रहा है कि साहब जरूरत से ज्यादा जो तयशुदा समझौता उससे ज्यादा पानी दे रहे हैं। फिर इतनी भयावह स्थिति क्यों है दिल्ली में? नहीं, देखिए, एक तो मैं सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली के अंदर आप देखिए, यहाँ पे 50 साल का जो गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ आ गई। जो हिमाचल से वाया हरियाणा पानी आता है, उसके अंदर जून के महीने के अंदर जो इनको 1050 क्यूसेक पानी देना था, जिसमें इन्होंने 310 और 675 क्यूसेक पानी दिया, जिसमें कम पानी दिया गया। उसके बाद 613 की बजाय 513 मेगा जो पानी आना था, 100 उसमें कम आया, जिसमें 28 लाख लोगों को पानी मिलना था। इसके लिए बहुत सारी वार्ता हुई और इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के जब ऐसा कोई क्राइसिस आता है दिल्ली के अंदर या देश के अंदर, तो सभी पार्टियों को अपनी पर्सनल राजनीति छोड़कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी होती है। मैं समझता हूँ कि जो पहली जिम्मेवारी है दिल्ली सरकार की है, जो दिल्ली के ऊपर राज कर रही है, लेकिन पानी के लिए हम हिमाचल से डिपेंडेंट हैं और हिमाचल से हरियाणा आता है और हरियाणा पूरा पानी नहीं दे रहा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है जहां पे 12-12 इंच के जो पेच हैं, जिनको काटा जाता है और वहां से पानी लीकेज की वहां पे जाके वीडियो बनाई जाती है और उसका एक मजाक बनाया जाता है लोगों की जो समस्या है। और मैं आपको बता दूं सेठी जी, ये जो आप बात कर रहे हैं हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा, मैं आरपी सिंह जी से इसका जवाब लूंगा, भाजपा से जुड़े हुए हमारे साथ। लेकिन आत्मनिर्भर कितना दिल्ली हुई है पानी को खुद के दम पर? आप कितना उसको ट्रीट कर सकते हैं, कितना आप जमीन से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको लेकर आपने अपनी क्षमताएं कितनी बढ़ाई? 10 साल केजरीवाल साहब को भी हो गया है। नहीं, देखिए, पानी की पहले इस तरह की समस्या नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर 1600 कच्ची कॉलोनियां थी। उनके ऊपर बड़े सालों से बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति करी। आम आदमी पार्टी ने उन कॉलोनियों को पास तब किया जाता है जब उनको बेसिक जो चीजें प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे बिजली, पानी और सीवेज सिस्टम, उन कॉलोनियों को पानी दिया गया। इसके अलावा बहुत सारी कॉलोनियां जहां पे पाइपलाइन नहीं है, जहां टैंकरों द्वारा उनको पानी पहुंचाया जाता है और जहां पे बहुत ज्यादा समस्या है वो पैसे से टैंकर मंगाते हैं। और देखिए, एक पानी लीकेज का जो सिस्टम है जहां पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ठीक है, सेंसिटिव इशू पे बीजेपी राजनीति कर रही है। आरपी सिंह जी, आप पे ऊपर सीधा आरोप है, हरियाणा में आपकी सरकार है, आप पानी जैसे मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और आप पूरा हिस्से का पानी दे नहीं रहे हैं दिल्ली को, ये आरोप है आपके ऊपर। आरपी सिंह जी, इससे एक मूल बात पूछिए
वो मूल बात है कि इन्होंने पिछले 10 साल में पानी के ट्रीटमेंट के लिए कितनी कैपेसिटी बढ़ाई। ये तो गाना गाएंगे कि पानी की शॉर्टेज है, पानी दिक्कत है, उसका भी उत्तर दे देता हूं। परंतु क्या दिल्ली के अंदर आज 1000 MGD से ज्यादा पानी के ट्रीटमेंट की कैपेसिटी है? दिल्ली के पानी की जरूरत है 1300 MGD, इनकी कैपेसिटी है कुल 1000 MGD। अगर ये अपनी कैपेसिटी ही नहीं बढ़ाएंगे ट्रीटमेंट के लिए तो कैसे अपेक्षा करेंगे कि लोगों तक पीने का पानी पहुंचा पाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, जितना पानी हिमाचल रिलीज करता है एग्जैक्टली पूरा का पूरा पानी हरियाणा इनको भेज देता है। एक पॉइंट भी पानी इनका हरियाणा अपने पास रखता नहीं था। तीसरी बात, इनसे ये पूछिए कि ये जो दिल्ली में 52% पानी का लॉस है, लॉस मतलब ये नहीं कि कोई चोरी हो रही है, तो चोरी कराई जाती है अलग बात है, परंतु वो जो पानी के प्रोसेस में लॉस है उसका क्या? और एक बात और पूछ लीजिए कि 600 करोड़ रुपए मुनाफे की कंपनी थी जब इनको सरकार मिली थी, आज 7300 करोड़ रुपया घाटे की जल बोर्ड कैसे हो गया? वो कंपनी 73,000 करोड़ रुपए की घाटे की कंपनी कैसे होगी? इन्होंने पिछली बार अपनी कंपनी का ऑडिट कब कराया था ये भी पूछ लीजिए, कितने साल पहले कराया था? कंपनी की बैलेंस शीट दिखा दीजिए, पिछले 5 साल की कंपनी की बैलेंस शीट बनी हो जल बोर्ड की तो दिखा दीजिए। तो क्या है कि काम हुआ नहीं। और ये जो कह रहे हैं कि पानी की लाइनें खींच, अगर पानी की लाइनें खींच दी होती तो जो दृश्य आज यहाँ पर टैंकर का हो रहा है, टैंकर माफिया के साथ, वो होता नहीं। और एक बात इनको याद दिलाना चाहता हूँ, ये कहकर आए थे कि हम दिल्ली के अंदर वाटर टैंकर माफिया को तहस नहस कर देंगे। शीला दीक्षित वाटर टैंकर माफिया के साथ मिली हुई है, उनके साथ मिलकर वह पैसे कमाती है। आज इनके खुद के विधायक पकड़े जाते हैं, मुकदमे चल रहे हैं जो कि वाटर टैंकर माफिया के साथ मिले हुए हैं। और क्या एक भी वाटर टैंकर माफिया बंद हुआ? क्या मैं एक लिस्ट भेज दूंगा, जरा इनसे पूछिए क्या ये वाटर टैंकर जो कंपनीज हैं इनके नेता लोग नहीं चला रहे क्या? तो क्या कि इन्होंने धंधा बना लिया, दिल्ली में पानी को लेकर धंधा बना लिया। दिल्ली की जनता को ये कह दिया कि पानी माफ, और पानी माफ के नाम पर इन्होंने धंधा बना लिया। आज मेरा चैलेंज, मेरा एक सेकंड और दीजिए, एक सेकंड मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, किसी झुग्गी बस्ती में चले जाइए, किसी भी दिल्ली के अंदर, वो गरीब से गरीब आदमी बेचारा 40 रुपए की आजकल गर्मी में पानी की बोतल खरीद कर पीता है। और यहाँ पर किसी के अच्छी कॉलोनी में कहीं पे नल से पानी आता है तो उनको अपने घर पर एक वाटर प्योरीफायर लगाना पड़ता है जी। तो जिसकी एवरेज कॉस्ट 5 से 6 हजार रुपए साल की वो पे करता है सिर्फ साफ पानी पीने के लिए। तो ये है, और ये है स्थिति, जबकि भारत सरकार पूरी तरह इनके हर प्रयोग को सपोर्ट करने को चाह रहा है, जिसमें नल से जल हर घर तक नल से साफ पानी जाए उसका हम सपोर्ट करने को चाह रहे हैं। लेकिन वो लगातार कह रहे हैं कि आप सरकार, आप या मतलब बीजेपी की जो सरकार है वो मदद नहीं कर रही। मैं आता हूं आपके पास में, मदन मोहन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। मदन जी, आपको लगता है कि दिल्ली में पानी पे सियासत हो रही है या सच में एक गंभीर प्रयास भी दिखाई पड़ रहा है राजनीतिक दलों की ओर से? क्योंकि बीजेपी अपना हरियाणा की तरफ से दावा कि साहब हम जरूरत से ज्यादा पानी दे रहे हैं, दिल्ली कह रहा है कि साहब हमें जरूरत का पानी मिल नहीं पा रहा है, लेकिन त्राहिमाम तो दिखाई पड़ रहा है जनता का दिल्ली की सड़कों पे। बिल्कुल, जो संकट है पानी का उस पर सियासत तो काफी हो रही है, लेकिन पहली बात हमें समझना होगा कि दिल्ली सरकार ने अभी जो संकट हुआ है उसका जो आकलन था वो आकलन सरकार नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि सरकार को जिस प्रकार से गर्मी तेजी से बढ़ रही थी, इस बार अप्रैल मई से गर्मी बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हुई थी, सरकार को इस बात का आकलन करना चाहिए था कि आगे क्या स्थितियां, किस प्रकार की प्रॉब्लम पानी को लेकर हो सकती है। जहां तक हिमाचल से पानी की बात है या हरियाणा से पानी छोड़ने की बात है, देखिए गर्मी सभी जगह है और ये भी सच्चाई है कि जब गर्मी पड़ती है तो पानी, नदियों में पानी कम हो जाता है, तो निश्चित रूप से पानी पीछे से ही कम हुआ होगा। और ये भी संभव नहीं है कि हरियाणा ने उस पानी को कहीं बक्से में बंद कर दिया हो, ऐसा भी नहीं है। जो पानी उपलब्ध होगा, जितना पानी अपने इस्तेमाल के बाद उनकी जरूरत से ज्यादा होगा, वो पानी दिल्ली को आ रहा होगा। ये भी बात सही है कि दिल्ली में पानी कम आ रहा है, लेकिन इन सब समस्याओं का समाधान ये नहीं है कि दिल्ली हरियाणा पर आरोप लगाए, हरियाणा दिल्ली पे जिम्मेदारी थोपे। इसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि दिल्ली सरकार को भी ये प्लानिंग करनी चाहिए कि क्या हम पानी के मामले में
कुछ हद तक दूसरे राज्यों पर से अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे कम कर सकते हैं? जैसे अभी आप ही ने जो आंकड़े दिखाए उसमें दिल्ली की जो भूजल पर निर्भरता है वो 9% है। इसको और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये तभी बढ़ाया जा सकता है जब आप भूजल रिचार्ज के लिए अच्छे इंतजाम कर सकें। जब बारिश होती है उस समय आपके पास अगर भूजल को रिचार्ज करने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं हैं तो आपका भूजल लेवल ऊपर जाएगा, तो उसका आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे नियामकों की जरूरत होती है, लेकिन एक ऑप्शन ये रहता है उसको आप लगातार भूजल को रिचार्ज करते रहे और उससे पानी का दोहन करते रहे। एक ऑप्शन ये है। दूसरा, इसके अलावा जैसे दिल्ली में हमने ये भी देखा है कि टैंकर माफिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसके अलावा जो पानी की लाइनें हैं कई बार टूटी फूटी रहती हैं। इसके अलावा पानी का मिसयूज बहुत सारे लोग करते हैं। तो उसको अगर पानी की किफायत को बेहतर कर दिया जाए, पानी के इस्तेमाल को किफायती कर दिया जाए, उस पर एक तर्कसंगत शुल्क भी लोगों पे लगे कि भाई आप, ताकि लोग पानी बर्बाद न करें। अगर मुझे लगता है कि मेरे घर में फ्री में पानी आ रहा है तो मैं उसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, उसका मिसयूज भी करूंगा। तो मुझे लगता है कि पानी की किफायत पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो इस तो भी काफी हद तक समाधान की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। जी, कुछ न कुछ एक बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेठी जी, क्योंकि सवाल देखिए यही है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ऐसे में दिल्ली मॉडल को आपको देश भर में और आगे ले जाने की जरूरत है राजनीतिक तौर पे अपने आप को विस्तार करने के लिए। लेकिन दिल्ली का ये मॉडल जिसमें आपके ऊपर आरपी सिंह जी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप टैंकर माफिया के विरुद्ध शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे, आज उन्हीं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये एक मॉडल तो नहीं हो सकता जो इस वक्त दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं जो बेसिक बात ये है, जो समस्या आ रही है मई जून के महीने में, जो समस्या आती है पानी की, वो ज़्यादा आती है। जो अभी 50 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है और हम निर्भर हैं हरियाणा से जो पानी आता है। जितनी हमारी कैपेसिटी है कम से कम हमें उतना पानी तो दिया जाए। अगर उसके ऊपर भी आप राजनीति करेंगे, उसके ऊपर भी आप लोगों को तंग परेशान करके पार्टी को डिफेम करने का प्रयास करेंगे, आप इस बात को छोड़िए। पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जो जनता त्राही त्राही कर रही है उनकी समस्या को देखिए आप। उसके ऊपर अगर हरियाणा इस मई जून के महीने में जितनी कैपेसिटी है उतना पानी हमें दे, तब भी ये समस्या नहीं आती, तब भी इस तरह की समस्या नहीं आती। जो कैपेसिटी बढ़ाने की बात है, देखिए दिल्ली एक हब है, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे लोग अपॉर्चुनिटीज के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हर बार जो जनसंख्या बढ़ती है उसके हिसाब से काम तो होगा, लेकिन जो ये इमरजेंसी सिचुएशन है मई जून के महीने के अंदर, अगर हमारी कैपेसिटी के अनुसार तो जो हमें पानी मिलना चाहिए, दिल्ली की सरकार क्या ये विजुलाइज नहीं कर पाई कि साहब स्थिति कैसी हो सकती है? ये एज्यूम क्यों नहीं कर पाई? मैं आ रहा हूं आपके पास में आरपी सिंह जी, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं अभी भी हरियाणा जरूरत के हिसाब से पानी नहीं दे रहा। अगर मुसीबत का वक्त है, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आरपी सिंह जी, देखिए, हरियाणा अपनी जो कैपेसिटी है, जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो इनकी कमिटमेंट है, उससे 17% फालतू पानी दे रहे हैं। पर ये नहीं बताने के बाद कि जो 52% पानी का लॉस हो रहा है, ये टैंकर माफिया के साथ, मैं नाम दे रहा हूँ, प्रकाश जायसवाल इनका विधायक थे दिल्ली में, वो उनके खिलाफ मुकदमे चले सारे मामले को लेकर। तो असल में क्या है कि सॉरी, ये मूल बात नहीं कर रहे कि पानी का जो लॉस है वो कैसे रोकेंगे। एक दूसरा, इन्होंने क्या ट्रीटमेंट कैपेसिटी बढ़ाई क्या? आज भी मेरा चैलेंज स्वीकार करने 1000 MGD से ज्यादा पानी के ट्रीटमेंट की कैपेसिटी नहीं है दिल्ली की। दिल्ली के अंदर आज रिक्वायरमेंट है 1298 MGD पानी की, तो पानी ट्रीट ही नहीं हो पाएगा। तो पानी ट्रीट हो तो आगे जाएगा नहीं। वो आप दिल्ली के जो नलकों में आज गंदा पानी आता है, जो बदबू वाला पानी आता है, जो ऐसा पानी आता है जो आदमी ना पी सकता ना नहा सकता, उसका कारण यही है क्योंकि इन्होंने ना पाइप की लाइन डाली, ना कोई कनेक्शन का काम किया, ना नीचे नेटवर्क खड़ा किया। एक सेकंड और दे दीजिए। जी, अभी तो पानी की शॉर्टेज की बात है। मेरी बात नोट कर लीजिएगा, आज से 1 महीने बाद जब पानी बारिश होगी, दिल्ली में 155 जगह पानी भर जाएगा, 155। तब भी ये क्या करेंगे? तब भी ये आरोप लगाएंगे किसी और पर कि नहीं हमारे कारण से नहीं पानी भरा, ये पानी तो इसकी गलती है, उसकी गलती है। 155 जगह पानी भरा, उसके 2 महीने बाद दिल्ली में पोल्यूशन होगा। फिर कहेंगे नहीं ये तो हरियाणा ने पोल्यूशन कर दिया। ठीक बात है, लेकिन ये आरपी सिंह जी, लेकिन ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में दिल्ली की जनता ने अगर राज्य में आम आदमी पार्टी को चुना है तो केंद्र के लिहाज से बीजेपी को भी चुना, उसको कहीं राहत चाहिए। इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में समाधान कैसे निकलेगा, ये अपने आप में गंभीर सवाल। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अब तक टेस्टी
राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Welcome to the moon, Captain Curious. The moon, Unearth, Lama Yuru, a breathtaking part of the Ladakh region, majorly unexplored. And the best part? You don't need a space shuttle or a rover for this mission. Your SUV on the Seat Cross-Drive tires will do the job just fine. Seat, crafted for the curious. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। आज पूरे देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। योग दिवस को खास बनाने के लिए और समाज में जागरूकता फैलाने के इरादे से राष्ट्रपति भवन में भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर खुद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी योग कर योग के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। वहीं लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग दिवस मनाया। डल झील के किनारे होने वाले इस कार्यक्रम में बारिश ने हालांकि थोड़ी बाधा पहुंचाई, लेकिन लोगों का उत्साह लगातार बना रहा, जिसकी वजह से कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम रहा। गौरतलब है कि इस बार योग दिवस की थीम योग स्वयं और समाज के लिए रखा गया है। ये जो दृश्य है, ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है। ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। श्रीनगर के डल झील के किनारे सुबह की बारिश 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम के उत्साह और उमंग को कम नहीं कर सकी। यहाँ के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी में भारी संख्या में युवा पूरे जोश के साथ योग के अभ्यास करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग सत्र के प्रतिभागियों से मुलाकात की और योग सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, वह जम्मू कश्मीर के पर्यटन को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग
अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। योग सत्र के दौरान पीएम मोदी ने ध्यान के साथ ही योग के सभी आसनों का अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग केवल एक विधा नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि जब वे विश्व के बड़े नेताओं से मिलते हैं तो वे उनसे योग की चर्चा करते हैं। श्रीनगर में भी जो मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसका उद्देश्य योगाभ्यास के जरिए हजारों लोगों को एकजुट करना और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देना है। जिन युवाओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की, वो उनके लिए यादगार पल रहा। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने हर एक आसन हमारे साथ किया और उसके बाद थोड़ा देर हमसे बात भी की। उन्होंने इनफैक्ट ये पूछा हम सब क्या क्या कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सुंदरता के साथ हम सबके साथ योग किया और अंत में उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया कि जो रोज़ अपना रहे हैं योग, वो कहीं ना कहीं अपनी निरोगी काया को पाने के लिए तैयार हैं और हमें कहीं ना कहीं योग रोज़ अपनाना चाहिए। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मोदी जी हमारे सामने बैठे थे। पहले हम टीवी पे देखा करते थे, लेकिन आज हमारे सामने थे तो बहुत अच्छा लगा। I feel very blessed and honored to be part of this mega event and practice along with our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों, प्रदेशों में केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों समेत राज्यपालों ने भी योग का आज अभ्यास किया। ये आपको तस्वीरों में दिखाते हैं।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विभिन्न सुरक्षा बलों के कर्मियों ने भी योग कार्यक्रम में आज हिस्सा लिया। देश की सीमाओं से लेकर अन्य हिस्सों में सुरक्षा बल यहां तैनात थे। उन्होंने योगाभ्यास किया। ये वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो भारत के अलावा दुनिया के दूसरे तमाम देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देखिए कुछ तस्वीरों को। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो? तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने भारत दौरे के लिए आज नई दिल्ली पहुंच गई हैं। भारत पहुंचने पर प्रधानमंत्री शेख हसीना का भव्य स्वागत किया गया। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आई हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करना है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय परामर्श के अलावा पीएम शेख हसीना का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से आज मुलाकात की। प्रधानमंत्री शेख हसीना पीएम मोदी के आमंत्रण पर भारत के राजकीय दौरे पर आई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक पोस्ट में लिखा है कि भारत की उनकी राजकीय यात्रा हमारे घनिष्ठ और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के समय से लेकर दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं। समय के साथ रिश्तों की डोर और मजबूत हुई है। भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी तथा दिसंबर 1971 में उनकी स्वतंत्रता के तुरंत बाद उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध सभ्यतागत, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बांग्लादेश आज भारत का सबसे अभिन्न मित्र हो चुका है। भारत ने पिछले 8 वर्षों में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाहों सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग $8 बिलियन की राशि के 3 ऋण LOC प्रदान किए हैं। ऋण सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार बांग्लादेश को विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान कर रही है, जिसमें अखौरा अगरतला रेल संपर्क का निर्माण, बांग्लादेश में अंतर्देशीय जलमार्गों की ड्रेजिंग और भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का निर्माण भी शामिल है। बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत के साथ हमेशा से ही मधुर संबंध रहे हैं। उनके शासन में दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे रहे हैं और दोनों देशों के बीच सभी मोर्चों पर जुड़ाव बेहतर हुआ है। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद उन्होंने विद्रोहियों, आतंकवादियों और अलगाववादियों पर नकेल कसकर भारत की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद की है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Welcome to the moon, Captain Curious. The moon, Unearth. Lama Yuru, a breathtaking part of the Ladakh region, majorly unexplored. And the best part? You don't need a space shuttle or a rover for this mission. Your SUV on the Seat cross-drive tires will do the job just fine. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवांशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है। साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें।
और ब्रेक के बाद अब आपको खबर दिखाते हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो एक बेहतर खबर आई है, किस प्रकार से कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार विश्वास बढ़ रहा है। HSBC रिपोर्ट आई है, उसका हम जिक्र करते हैं। वो बता रही है कि बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था क्योंकि 18 साल में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन की तेजी देखने को मिली है। 2006 के बाद से सबसे तेज गति से इस वक्त 18 साल में रोजगार सृजन बढ़ा है, ये HSBC की रिपोर्ट बताती है। वो कह रही है कि जून में बढ़ा है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI नंबर बढ़ गए हैं जून महीने में, यानी लगातार उत्पादन गतिविधियां बढ़ रही हैं। वो कह रहा है कि एयर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में ही PMI बढ़ गया और कंपोजिट PMI भी है वो बढ़ गया है। मैन्युफैक्चरिंग में भी, सर्विस सेक्टर में भी। जून में PMI बढ़कर हुआ है 60.9, मई में ये 60.5 था, हालांकि उससे पहले कम था, लेकिन अब ये बढ़ता हुआ लगभग 61 तक पहुंच गया है और 50 से ऊपर बहुत बेहतर माना जाता है PMI की अगर बात की जाए। कंपोजिट PMI लगातार 35वें महीने तेजी पे है, जिसमें कंपोजिट में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को जोड़ लिया जाए उसका PMI ये बताता है कि देश में विनिर्माण गतिविधियां तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। मांग बढ़ने से दोनों सेक्टर्स को मिले हैं नए ऑर्डर, जिसकी वजह से देश में उत्पादन बढ़ा है। दोनों सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में ही मांग बढ़ी है, डिमांड बढ़ी, इसकी वजह से नए ऑर्डर्स मिले हैं और ये उत्पादन गतिविधियां देश में बढ़ी हैं। निर्यात ऑर्डर जून में लगातार 22वें महीने में बढ़े हैं। 22 महीने ऐसे हैं जिसमें जो हमारा ऑर्डर है निर्यात का वो लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से विनिर्माण गतिविधियां बढ़ी हैं, सर्विस सेक्टर में भी बढ़ावट आई है और उसकी वजह से रोजगार सृजन बीते 18 साल का सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार सर्विस सेक्टर के मुकाबले ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा है बनस्पत सर्विस सेक्टर के, क्योंकि भारत को कभी सर्विस सेक्टर का हब माना जाता था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में लगातार यानी उत्पादन में, विनिर्माण में भी भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो ये दिखाता है कैसे 18 साल में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन के अवसर दिखाई पड़ रहे हैं। इसी के साथ SBI की भी एक रिपोर्ट आई है, वो बताती है तेज होती है औपचारिक अर्थव्यवस्था। जो फॉर्मल इकोनॉमी है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी से बढ़ के फॉर्मल इकोनॉमी की ओर भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसका पैमाना 2016 में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था थी 25.9%, यानी इनफॉर्मल तरीके से जो इकोनॉमी का हिस्सा होता है जिसमें बहुत लिखा पढ़त होती नहीं है लेकिन वो एक व्यवस्था चलती है, वो 25.9% थी। 2023 में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था घटकर 23.7% रह गई, यानी कि इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी में आ गए। हर चीज की दस्तावेजीकरण है, लिखा पढ़त है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था व्यापक तरीके से जमीन पे काम कर रही है। बीते 7 वर्षों में 26 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था औपचारिक हुई है। जो अनौपचारिक थी पहले 26 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, वो बीते 7 वर्षों में औपचारिक अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई है। ये SBI की रिपोर्ट बताती है कि भारत इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसका फायदा हर आमो खास को भी होता है, ये सीधे तौर पे दिखाता है। तो ये SBI की रिपोर्ट इस बात का जिक्र कर रही है। एक तीसरी रिपोर्ट RBI की भी बीते दिनों आई है, वो भी बताती है कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज गति से पंख लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो बताती है कि 2021 से 24 में GDP दर औसतन 8% से ज्यादा रही है। 2021 से 2024 के बीच में 8% से ज्यादा एक तरीके से GDP रही है। लेकिन अगर हम इसका पिछला तुलना करें तो 2003 से 2019 के दौरान देश की औसत वृद्धि दर यानी GDP 7% रही है, यानी 1% का इजाफा 2022 से 2024 तक, 20 से 2024 तक साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा। तो ये दिखाता है कि औसतन एक तरीके से GDP देश की बढ़ती दिखाई पड़ रही है। कोविड के बाद देश की घरेलू मांग में दी है GDP को रफ्तार, क्योंकि कोविड आया, सब चीजें ठप हो गई। उसके बाद में एकदम से जो तमाम प्रयास किए गए उसकी वजह से भारतीय डिमांड बढ़ी है अर्थव्यवस्था में। उसका असर है कि लगातार निवेश बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, सर्विस सेक्टर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। ग्रामीण उपभोक्ताओं की भी मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली। न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिमांड बढ़ी है, जिसका फायदा पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के पहिए को आगे तेज गति से बढ़ाने में मिलता नजर आ रहा है। तो ये दिखाता है कि शहरी नहीं, ग्रामीण में भी ये फायदा हुआ। 2023-24 में सरकारी व्यय में, उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है। हालांकि मामूली बढ़ोतरी है लेकिन फिर भी ये वृद्धि हुई है और इसी तरीके से निजी निवेश में भी कहीं ना कहीं ज्यादा अपेक्षित उम्मीद की जा रही है। अगर वो बढ़ता है तो ये रफ्तार और तेज गति से बढ़ेगी। GDP में शुद्ध निर्यात का योगदान भी बढ़ा है। जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हमारे GDP का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट के मोर्चे का विस्तार भी हो रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की गति को तेज गति से आगे बढ़ाने में एक बड़ा योगदान दे रहा है। तो ये तमाम प्रकार की रिपोर्ट्स हैं, इस बात का जिक्र करती है कि कैसे तेज गति से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर हूं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो
सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार। और सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट यूजी 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नीट परीक्षा से जुड़ी दायर नई याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। एनटीए को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। 8 जुलाई को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ इस पर भी सुनवाई होगी। भर्ती परीक्षा पेपर लीक को रोकने और धांधली खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर नई नीति जारी कर दी गई है। नई नीति में परीक्षा केंद्र को 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव होना चाहिए। वहीं डीएम समिति बनाकर परीक्षा केंद्रों का चयन करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए सड़क के साथ यातायात के साधन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जहां परीक्षा केंद्र भवन में बाउंड्री वॉल, पेयजल, शौचालय के साथ ही बिजली और जनरेटर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वहीं इन सभी केंद्रों में सीसीटीवी के होना भी अनिवार्यता होगी, यानी जरूरी होगा। नई नीति के तहत परीक्षा केंद्र बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कोषागार से 10 किलोमीटर के अंदर ही होने चाहिए। जहां भी परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं वहां कक्ष निरीक्षकों के परीक्षा कक्ष का आवंटन परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पहले किया जाना चाहिए। वहीं परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर्मियों के पास किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए। वहीं अगर परीक्षा एक से ज़्यादा पालियों में हो रही है तो कोषागार से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका अलग अलग लाई जानी चाहिए। परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और फोटो का मिलान किया जाएगा। वहीं हस्ताक्षर को स्कैन भी किया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्रों का आवंटन गृह मंडल से अलग किया जाएगा। किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या प्रतिबंधित रहेगी। प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस चयन में पूरी तरीके से गोपनीयता बरती जाएगी। प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्रों का आवंटन गृह मंडल से अलग किया जाएगा। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। एक तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार के निर्देश जारी किए हैं और ये निर्देश कई परीक्षा के पत्रों के लीक होने या कई प्रकार की गड़बड़ियों की बात सामने आने के बाद एक तरीके से यूपी की योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। भाजपा के सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर एक मुद्दा खड़ा कर दिया है। प्रोटेम स्पीकर का यह पद अस्थायी है। वे नए स्पीकर के चुनाव तक अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की भूमिका सीमित है। यहाँ सिस्टम का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है। हमने परंपरा का पालन किया है। शर्म आता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का बातें करते हैं। जो बयान और जो सोशल मीडिया में इन लोगों का पोस्ट और मीडिया में भी अखबारों में मैंने देखा है, ये देख करके सुन करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर के उन्होंने मुद्दा बढ़ाया। पहले तो एक पोस्ट किया, ट्वीट किया, बाद में इसको पूरा देश भर में इन्होंने एक मुहिम बना दी इसको। ये जो प्रोटेम स्पीकर का पद है ये बहुत टेम्पररी 2 दिन का नए मेंबर को ओथ देने का एक सुविधा के लिए प्रोटेम स्पीकर का पद जो है इसको ऑक्युपाई किया जाता है। फिर तीसरे दिन नए स्पीकर का चुनाव तक अपना भूमिका निभाते हैं। और खबर तमिलनाडु से 18 जून को तमिलनाडु के जहरीली शराब की घटना में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 47 हो गया है, जबकि 100 से ज़्यादा लोगों का अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है। इस मामले में राज्य विधानसभा में आज जमकर हंगामा भी हुआ है। तो बीजेपी और एआईएडीएमके ने स्टालिन की जो सरकार है राज्य में उस पर जमकर हमला भी बोला है। मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने आज राज्य की सत्तारूढ़ दल को लताड़ भी लगाई है। तो कई राजनीतिक दलों के नेता अब अस्पताल पहुंचकर बीमारों का हालचाल भी जानने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मसले की गूंज दिखाई पड़ रही है। तो इस खबर के साथ न्यूज़ नाइट के आज के अंक में बस इतना, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
चुनाव आयोग ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है। आगामी 25 जून से मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से जुड़ी गतिविधियां शुरू होंगी। भारत सरकार ने तुअर और चना दाल की जमाखोरी को रोकने के लिए और उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य में सुधार करने के लिए एक आदेश जारी किया है। सरकार ने थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों के लिए दालों का स्टॉक सीमा लगा दी है। इस आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 30 सितंबर 2024 तक काबुली चना सहित तोर और चना दाल के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन में की महत्वपूर्ण बैठक। देश में दलहन की आत्मनिर्भरता पर 8 राज्यों के मंत्रीगणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए दलहन उत्पादन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य की 100% प्राप्ति के लिए समुचित आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2024-25 से पहले 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उनके अलावा केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान भी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। इसके अलावा CM लालदू होमा के साथ आया प्रतिनिधिमंडल भी भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मिला।